नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई भी बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, आज की इस क्लास में हम लोग क्या करेंगे कि आपदा प्रबंधन के चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है बाढ़ एवं सूखा, उसके ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। आपदा प्रबंधन के पहला चैप्टर के ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव हम लोग देख चुके हैं। अगर वो क्लास नहीं किए हैं तो जाकर कर लीजिएगा। इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो चैप्टर 2 जिसका नाम है बाढ़ एवं सुखाड़, इसके ऑल ऑब्जेक्टिव को हम लोग देखेंगे। तो चलिए बिना देर के हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले आप लोग क्लास को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए। देखिए, इस जो क्लास है बहुत बड़ा होने वाला नहीं है, इसमें केवल 20 से 22 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो इन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिएगा और पूरे क्लास को देखिएगा शुरू से अंत तक। चलिए बिना देर के क्लास को शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है कि सूखे से बचाव का एक प्रमुख तरीका क्या है। अगर सूखा पड़ जाता है तो उससे बचाव का प्रमुख तरीका है क्या। तो अगर सूखा पड़ जाता है तो सबसे बचाव का तरीका है वर्षा जल का संग्रह करना। जो बरसात के समय जल होता है उस जल को संग्रह करना ही सुखाड़ के वक्त क्या होता है, तो वरदान साबित होता है। ये पहला नंबर क्वेश्चन आप लोग का था। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। दूसरा नंबर क्वेश्चन आप लोग का है कि बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ से ग्रस्त क्षेत्र है। बिहार का कौन सा भाग है जो हमेशा बाढ़ से ग्रस्त रहता है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी बिहार। उत्तरी बिहार क्या है, तो हमेशा बाढ़ से ही ग्रस्त रहता है। उत्तरी बिहार में कोसी नदी जो नेपाल से पानी लेकर आती है उसी के चलते क्या रहता है, बिहार हमेशा बाढ़ग्रस्त रहता है, उत्तरी बिहार। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन है आप लोग का, निम्नलिखित में से किन नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है। यानी कौन सा ऐसा नदी है जिसे बिहार का शोक नदी कहा जाता है। तो कोसी नदी को, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है, क्योंकि उत्तरी बिहार में जब भी बाढ़ आता है तो इस कोसी नदी के कारण ही आता है। तो हमें जब कोसी नदी के कारण बाढ़ आता है तो बिहार के लोगों को यह शोक में डाल देती है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, शोक नदी कहते हैं। ये आप लोग समझ गए। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन आप लोग का है कि सूखे के लिए जिम्मेदार कारक क्या है। आखिर सूखा क्यों पड़ता है, किसके कारण सूखा पड़ता है, उसके जिम्मेदार कारक क्या हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी, वर्षा जल की कमी। जब बरसात नहीं होती है, वर्षा जल की कमी हो जाती है तो क्या होता है, सूखे सूखे पड़ने लगता है। चलिए आगे देखते हैं। और पांचवा नंबर क्वेश्चन आप लोग का है कि कुह कु, कुशहा तटबंध किस नदी पर है। कुशहा तटबंध जो है वह किस नदी पर है। देखिए, कुफहा तटबंध यह कोसी नदी पर है। 20 का राइट आंसर हो जाएगा कोसी नदी पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 6वां नंबर क्वेश्चन है कि भाखड़ नांगल बांध किस नदी पर है। देखिए, भाखड़ नांगल बांध यह सतलज नदी पर है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भाखड़ नांगल बांध सतलज नदी पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन आप लोग का है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के जाड़े के दिनों में ग्रस्त होने की आशंका रहती है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को जाड़े के दिनों में बाढ़ से ग्रस्त रहने की आशंका होती है। यानी ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिसमें जाड़े के दिन में भी बाढ़ आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। तमिलनाडु में क्या रहता है कि जाड़े के दिन में भी बाढ़ आता है। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि पश्चिम बंगाल में बाढ़ की भीषण काल वाली कौन सी नदी है। जो पश्चिम बंगाल में बाढ़ लाती है वह कौन सी नदी के कारण आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए, दामोदर नदी। दामोदर नदी के कारण ही पश्चिम बंगाल में बाढ़ आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार की बड़ी त्रासदियों में से एक है। बिहार के सबसे बड़ी त्रासदियों में से क्या है एक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाढ़। बाढ़ भी क्या है, तो बिहार के लिए एक बहुत ही बड़ा त्रासदी है। अरे हर एक वर्ष बिहार में बाढ़ के कारण हजारों घर टूटते हैं और हजारों लोग भी घायल होते हैं और मरते हैं। जो बाढ़ है वो बिहार को बहुत ही नुकसान करता है। बिहार इसी तरह ही नहीं सबसे गरीब राज्य है। एक बार आप लोग बिहार आइएगा और देखिएगा ना, बाहर वाले लोग कह रहा हूँ, तब आप लोग को पता चलेगा कि बिहार क्या है, क्यों इस पर सरकार का कुछ सुधार ही नहीं आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, सतलज नदी पर कृत्रिम जलाशय बनाया गया है। सतलज नदी पर कौन सा कृत्रिम जलाशय बनाया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोविंद सागर जलाशय बनाया गया है। गोविंद सागर जलाशय बनाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है कि सूखा किस प्रकार का आपदा है। जो सूखा है वह किस प्रकार का आपदा है। तो यह एक प्राकृतिक आपदा है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो सूखा क्या है, तो एक प्राकृतिक आपदा है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, कृषि सुखाड़ होता है, जो कृषि का सुखाड़ होता है वो कैसे होता है? तो 12 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोगों को हो जाएगा ऑप्शन नंबर। देखिए, कृषि का सुखाड़ पहला नंबर सुन है कि जल के अभाव में, दूसरा है कि मिट्टी के नमी के अभाव में, तीसरा है सी है कि मिट्टी के क्षय के कारण, डी है कि मिट्टी के लवण के कारण। देखिए, इनमें से क्या कह रहा है कि कृषि सुखाड़ होता है। तो जो कृषि सुखाड़ होता है वो हमेशा जल के अभाव के ही कारण होता है। जो कृषि जल इसका संबंध है, तो ये दोनों का संबंध रहता है हमेशा, तो जल के अभाव के कारण ही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, 13 नंबर क्वेश्चन आप लोग का है कि कृषि सूखा से बचने का सर्वोत्तम माध्यम है। कृषि और सूखा से बचने का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? मैंने अभी बताया ना कि कृषि और जल का संबंध बना ही रहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी, नदियों के मार्गों को बदलकर सूखेग्रस्त क्षेत्रों में लाना। देखिए, नदियाँ क्या है कि एक ही क्षेत्र में बहती रहती है, बढ़ती रहती है, और जिस क्षेत्र में बहती रहती है उसी क्षेत्र में बाढ़ आ जाती है। लेकिन क्या करना चाहिए कि नदियों को मार्ग को मोड़कर जिस क्षेत्र में सूखा है उस क्षेत्र में नदियों को लाना चाहिए, ताकि सूखा क्षेत्र भी क्या हो सके, पानी आ सके, और जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है उसमें भी पानी कम हो जाए और बाढ़ भी खत्म हो जाएगा। तो इस तरह कृषि सूखा को समाप्त किया जा सकता है। तो ये आप लोग समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है कि सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है? जो सूखा की स्थिति है वह कैसे आती है? तो देखिए, सूखा अचानक नहीं आता है। बाढ़ जो आता है वो अचानक आता है, बांध टूट जाता है और बाढ़ क्या होता है, अचानक आ जाता है और सबको डुबा कर लेके चलता है। लेकिन जो सूखा है वह बहुत ही धीरे धीरे आता है, धीरे धीरे आता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो बाढ़ है वो कैसे आता है, तो धीरे धीरे आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूखे का सर्वाधिक ग्रस्त है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जो सूखा से बहुत ही ज़्यादा ग्रसित है? तो आपको क्या लगता है, सबसे सूखा ग्रसित राज्य कौन है? तो डी का राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात बिहार से भी सूखा ग्रसित है, लेकिन वहाँ पर नरेंद्र मोदी है, इसीलिए उसका बहुत ही विकास हो गया है। बिहार में विकास ही नहीं हो पाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, 16 नंबर क्वेश्चन आप लोग का कि बिहार में कितनी ज़मीन पर बहुउद्देशीय सामुदायिक भवन निर्माण की योजना है? जो बिहार है, बिहार में कितनी, इसको थोड़ा मैं छोटा कर लेता हूँ आप लोगों को। देखिए, बिहार में कितनी ज़मीन पर बहुउद्देशीय सामुदायिक भवन का निर्माण किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4000 वर्ग किलोमीटर पर, 4000 वर्ग फीट पर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है। देखिए, मैं जल्दी जल्दी बोलने के चलते हैं मैं कुछ वर्ड जो है वो गलत लिखा जाता है, तो आप लोग मैं इस एक्सप्लेन फिर बाद में करता हूँ। देखिए, बिहार के कितने ज़िलों में आपात कार्रवाई केंद्र स्थापित करने की योजना है? बिहार के कितने ज़िले हैं जिनमें आपात कार्रवाई, कोई भी घटना होती है तो आपातकाल में जो वस्तुओं की आवश्यकता होती है वो सरकार के द्वारा उपस्थित कराई जाती है। जैसे मान के चलिए कहीं आग लग गया तो फायर ब्रिगेड आता है ना, तो वह किस किस राज्य में उपस्थित कराया गया है? तो इसका देखिए हम लोग आंसर रखते हैं। पहला 38 राज्य में, 30 राज्य में, 15 राज्य में और 7 राज्य में। देखिए, जो आपातकाल है यह केवल 38 राज्य में उपस्थित है, 38 के 38 राज्य में उपस्थित है, राज्य नहीं, हाँ जिला में उपस्थित है। जिला होगा। देखिए, ये जिला दिया हुआ है पर कि बिहार के 38 जिला में क्या है, तो आपातकालीन व्यवस्था उपस्थित है 38 के 38 जिला में। ये बहुत ही अच्छा किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, केवल 2-3 क्वेश्चन है, तो आप लोग देख कर ही जाइएगा। देखिए, नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में वृक्षों के रहने से क्या लाभ होता है? नदी के जल ग्रहण क्षेत्रों में, जिस नदी में बहुत ही जल रहता है उसके किनारे पर वृक्ष रहने से क्या लाभ होता है? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, बादल आकर्षित होते हैं और वर्षा की संभावना बढ़ती है। लेकिन नदियों के क्षेत्र में जब भी पेड़ पौधा ज़्यादा रहते हैं तो क्या होता है, तो पेड़ पौधे बादल को आकर्षित करते हैं, अक्सर आप लोग देखते हैं कि बिजली कहाँ गिरता है, जहाँ पर बादल रहता है वहीं पर गिरता है। तो पेड़ पौधे बादलों को आकर्षित करते हैं और संभावना वर्षा की अधिक बढ़ जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम भी। 19 नंबर क्वेश्चन है कि आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक क्या है? आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक क्या है? तो डी इसका राइट आंसर होगा, ये सभी गांव मोहल्ले के लोग
आपदा प्रबंधन में गांव मोहल्ले के लोग नहीं जुटेंगे तो हो ही नहीं पाएगा। उसके बाद देखिए सर्वोच्च संगठन एक संगठित होना भी जरूरी है। उसके बाद स्थानीय प्रशासन, जो स्थानीय प्रशासन होते हैं जैसे पुलिस स्टेशन, पंचायत, ये सब नहीं जुटेंगे तो आपदा प्रबंधन का प्रबंधक नियमन से नहीं किया जा सकता है और संभव भी नहीं है। तो इन सब को रहना बेहद ही जरूरी है, इसीलिए डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे 19 नंबर क्वेश्चन नहीं होगा, 20 नंबर क्वेश्चन है कि आपदा के समय कौन सी समस्या संचार में बाधक होती है। जो आपदा के समय, आपदा जब आता है तो आपदा के समय कौन सी समस्या संचार में बाधक होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए, मोबाइल टावर तथा ट्रांसमिशन टावर को टूटना। जब भी आपदा आता है तो क्या होता है कि मोबाइल टावर, जहाँ पर टावर बैठा रहता है वो मोबाइल टावर टूट जाता है और ट्रांसफार्मर कनेक्शन भी टूट जाता है अर्थात बिजली भी नहीं आती है। यही सब समस्या होता है आपदा के समय। तो यही आप लोगों का 20 क्वेश्चन था। आप लोगों को 20 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन सही हुआ आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और ये क्लास कैसा लगा उसका भी आप लोग कमेंट में कुछ ना कुछ ज़रूर लिख कर बताइएगा। और ये सब पीडीएफ लेने के लिए आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़िए, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और शाम को शाम आप लोग के व्हाट्सएप पर टेस्ट भी लग रहा है तो टेस्ट भी दिया कीजिए ताकि आप लोग का रिवीजन भी अच्छे तरह से होता रहे। चलिए क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। जाते जाते क्लास को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।